जितनी मेरी मर्जी होगी उतना बोलूँगी, ठीक है, और सुनना आपको पड़ेगा क्योंकि आपने बुलाया है। दूसरी बात, मैं नारी सभा की ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ, भारतीय महिला फेडरेशन की, जो 1954 में बना। दूसरी बात, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल कंट्रोल कमीशन की सदस्य हूँ। मैं अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य होने के नाते यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने ये आदेश दिया था कि आपको वहाँ पे जाना है, तो थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए इस बात को। तो नारी सभा से बोलूँगी तो सिर्फ नारियों की बातें करूँगी, तो आप लोग सुनते रहिएगा, फिर मत कहना मेरे को। और पार्टी की बात करोगे तो पार्टी की ही बात होगी। तो साथियों, सबको मालूम है कि आज के दिन सीपीआई की स्थापना हुई थी। किवंती है, कुछ कहते हैं 25 नवंबर को, कुछ कहते हैं 26 नवंबर को। ऑथेंटिक है 26 नवंबर 1925 को कानपुर के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसीलिए आज का आयोजन जब आपके शहर के अंदर, आपके प्रदेश के अंदर हो रहा है, तो कानपुर के अंदर बहुत ही भव्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जहां से शुरुआत हुई थी। पार्टी की सारी क्रीम लीडरशिप, नेशनल सेक्रेटरीट आज के दिन वहां पे है। इसी तरह से देश के कोने कोने में पार्टी के स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस इस मायने में नहीं है कि ये स्थापना दिवस मात्र है। 100वें साल की शुरुआत आज के दिन से हो रही है और ये पूरा साल भर आयोजन चलेंगे। हम अपनी समीक्षा भी करेंगे, अपनी आलोचना भी करेंगे और अपने को मजबूत करने की सारे प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में भी ये हमारे आयोजन आज के दिन से शुरुआत हो रहे हैं और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, फख्र की बात है कि मुझे भी यहाँ पे आके आज के दिन इस अवसर पे 2 शब्द कहने को मिल रहे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। तो साथियों, पता तो है आपको, मैंने सोचा मैं भी गूगल सर्च मारती हूँ, तो मेरे से पहले कई हजार लोग गूगल सर्च मार चुके थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास। हम उस इतिहास को जीते हैं और लोग उस इतिहास को खंगालते हैं। आज जब आप मंडी के अंदर ये आयोजन कर रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले जितने बुजुर्ग साथी उस समय के जीवित हैं, हमारे बीच में हैं, हमारी पूंजी है वो, तो उनका 1-1 मिनट का वीडियो बना के, साथी प्रशांत आपको कह रही हूँ, आप ये जिम्मेदारी ले सकते हैं या कोई और युवा साथी, आज ही के दिन आपको उसको डाल देना ताकि गूगल सबसे पहले उनको सर्च में ले ले। जो डालोगे वो बोलेगा, तो खाली उनको गालियां देने से कि उन्होंने सोशल मीडिया को कैप्चर कर लिया है उससे बात नहीं करेंगे। हमको भी वैसा चुस्त दुरुस्त बनना पड़ेगा। तो एक लोग अक्सर आलोचना करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की कि आजादी के आंदोलन में कम्युनिस्टों का कोई योगदान नहीं था। कौन कहता योगदान नहीं था? मेरठ का षड्यंत्र केस जो है, क्या था वो? किसने जेल काटी थी? हमारे साथियों ने। देश के हर हिस्से से एक व्यक्ति का नाम गिना दूं आपको, कोई जगह ऐसी नहीं बची थी जहां हमारे साथी नहीं थे, जहां उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी हैं, जहां उन्होंने त्याग नहीं किए हैं। मेरे हाथ एक छोटी सी चिट्ठी लगी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी, लिखी स्वामी कुमारानंद जी को थी, जिनका ओरिजिनल नाम मिस्टर नाग था। वो आईएफएस फैमिली से थे, पश्चिमी बंगाल से बिलोंग करते थे और उनको लिखा था, स्वामी कहाँ हो, कैसे हो, तुरंत मिलो। यही 3 शब्द है उसमें और वो तीनों शब्द बहुत गहरी बात कहते हैं। मैं कैसे भूलूं बीकानेर के उस साथी को जिसके शिक्षक ने उसको ये
कि देश के आजादी के आंदोलन में तुम्हें जूझना है, लगना है, और उसने कम्युनिस्ट पार्टी का रास्ता चुना और अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए वो रशिया की तरफ बढ़ता है और वहां से वो किताबें लाके भगत सिंह को सौंपता है। तो कैसे कह दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान आजादी के आंदोलन में नहीं है? कैसे भूल लूं मैं मदन लाल शर्मा को, जो पटरी के सहारे सहारे लोगों को संगठित करते जा रहे थे और पीछे राजा की फौज लगी हुई थी, और उस दौरान उन्होंने शरण ली तो एक कच्ची झोपड़ी की महिला ने उसको शरण दी, छुपाया और घास के अंदर दबा के रखा और उस सेना से उनको बचाया था। जाने कितने लोग थे, अपने अपने तरीके से उन्होंने आजादी में योगदान दिया है। तो जब सबकी बात होती है तो हमारे बगल में पंजाब है, तो पंजाब की बात कैसे नहीं होगी? विमला डैम और सत्कार डैम की बात नहीं की जाएगी क्या? सतलुज को दरिया को पार करके क्रांतिकारियों को सूचना पहचान देना वो विमला डैम जैसी नौजवान युवती भी कर सकती थी, और बाद में अमृतसर पट्टी से विधायक भी रही, सतपाल डैम भी विधायक रहे और खूब काम किया। खुद की औलाद इसलिए पैदा नहीं की कि हमारे काम में बाधा बनेगी, और जब पंजाब के अंदर काले बादल मंडराए आतंकवाद के, तो उन्होंने 500 से ज्यादा अधिक अनाथ बच्चों को जो आतंकवादियों के हाथों में मारे गए थे, उन बच्चों की सारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, जीवन यापन सारा खर्च उठाया। तो इसलिए जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को तो छोड़ ही नहीं सकते, फिर हम तेभागा का और तेलंगाना के आंदोलन की कैसे बात को बिसरा सकते हैं? और वही निजाम के खिलाफ एक पति पत्नी भी लड़ रहे थे, दोनों कम्युनिस्ट थे, पर निजाम को वो जो मीटिंग की सूचनाएं थी वो निजाम तक पहुंच जाती थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने खुफिया तरीके से पता लगाया कि वो सूचनाएं कौन देता है निजाम को जाकर। तो पता लगा उन्हीं के बीच में जो एक महिला नेत्री थी, उसका पति जो वो भी उसी कमेटी का सदस्य था, वो चुपचाप गुपचुप तरीके से निजाम को वो सूचनाएं देता था। तो उस नेता के बिना जब मीटिंग की गई तो वो महिला नेत्री भी बैठी थी। तय किया कि उसकी सजा क्या हो। वो महान नेत्री, उसने ये कहा कि उसकी सजा मैं तय करूंगी, और उस जमाने में क्या सजा हो सकती है आप सोच सकते हैं। उन्होंने अपने हाथों से उस गद्दार को गोली मार दी थी। अभी कोई कह सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने त्याग नहीं किया, बलिदान नहीं किया और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं है। ऐसे अनेक को वाक्य है जो हम सुना सकते हैं, बता सकते हैं, आप लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। क्योंकि समय का अभाव है, समय की कमी है हमारे पास, इसलिए कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे आपका जो शेरी मंच है, शेरी मंच है, तो शेरी मंच पे भी नारे लग रहे थे। यहाँ पे भी हमारे कलाकार साथी सुंदर प्रस्तुति के बाद नारा लगा रहे थे, भारत माता की जय। नहीं एतराज इस शब्द से, क्योंकि बचपन में स्कूल में हमको भी यही सब सिखाया जाता, हम भी यही करते थे। जरूर बोलिए भारत माता की जय, लेकिन तब जब हर हाथ के अंदर रोजगार हो, कोई बच्चा बेरोजगार ना हो। बोलिए भारत माता की जय तब जब कोई मेरी बहन बेटी, उसकी इज्जत तो कुछ भी नहीं जाए, वो किसी दमन का शिकार ना हो, जब बराबरी का सच में दर्जा हो, कोई भूख प्यास से गिरता ना हो, और हर ऐसी ठंड के अंदर सुबह भी मैं देख रही थी कि बहनें कचरा बीन रही हैं, तो आंख तो मेरी भर आई थी ना
कि ये 75 वर्ष आजादी के और आजादी का अमृत महोत्सव की हम बात करते हैं, कहाँ है आजादी? किसके लिए थी वो? या भारतीय जनता पार्टी के वो महल बनाने खड़े करने के लिए आजादी है, जो देश की संपदा को बेच के उन्होंने पूरे देश के अंदर हाई टेक्नोलॉजी वाले अपने दफ्तर बना लिए, उसके लिए आजादी आई है? तो बोलना पड़ेगा, जरूर बोलना। भारत माता की जय। जब समानता के अवसर हो, समानता की आजादी हो, बोलने के भी हक उतने हो। जब मेरे साथी लेखक कलाकार बोलते हो और उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए, तो क्या आजादी है? जब एक बुजुर्ग साथी जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, अपनी पैरवी नहीं कर सकता, उसको जेल में ठूस दिया जाए, या वो कवि और लेखक या वकील लोग जब पैरवी करें किसी की, तो उनको ईडी का डर दिखाया जाए या जेलों में बंद कर दिया जाए। तो ये ईडी की सीढ़ी जो है, इससे डराना बंद करे सरकार। हम कम्युनिस्ट योद्धा हैं, कुर्बानियां देना भी जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं, संघर्षों के मैदानों में उतरना भी जानते हैं। इसलिए ऐसी सरकार से कोई डरता नहीं है, उनकी परवाह भी नहीं करता, और सबसे ज्यादा मुखर होके हम ही बोलते हैं। उनको डर नहीं है, उनको डर माइनॉरिटी से नहीं है। वो सिर्फ उनके जुमले उछालते हैं, डर पैदा करते हैं लोगों के अंदर, वो संगठित हो और उनकी वोट की राजनीति उतनी ज्यादा मजबूत हो। और हम कम्युनिस्ट जवाब देना जानते हैं। इसीलिए पंजाब के उस आंदोलन के दौरान, उस दहशतगर्दी के आंदोलन के दौरान जो 25,000 लोग मारे गए थे, उसमें से आधे से ज्यादा मरने वाले तो कौन थे? हिंदू थे। वो किसकी बात करते हैं? वो उन्होंने कुर्बानियां दी थी, और उनमें भी हमारे योद्धा थे, कम्युनिस्ट योद्धा। ये डॉक्टर कमल जी ढिल्लों बैठी है यहाँ पे, ये जानती है बहुत अच्छे से, हमारा अमोलक जैसा, हीरे जैसा साथी मारा गया। आजम सिंह मस्ताना जी मारे गए, हमारे साथी 5 मारे गए उसमें। और ये मेरी दोस्त जो है सोनिया मान, उसके पिताजी बलदेव मान का कत्ल किया गया, हमारे साथी थे वो। तो ये कुर्बानियां किसने दी? हमने दी। तो ये साझा शहादत, साझा विरासत का देश है। इसको ऐसे फिरका प्रस्ती में बांट नहीं सकते, और हम इसको छिन भिन होने भी नहीं देंगे। इसलिए मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मैं तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। 1 साल किसान आंदोलन में थी, मणिपुर के अंदर सबसे पहला डेलीगेशन हमारा गया, और देशद्रोह का मुकदमा हमारे ऊपर लगा, अभी भी है। तो बोलना बंद करेंगे, जनता के लिए सवालों पे लड़ना बंद करेंगे, जनता की भलाई के जो सवाल है उनको उठाना बंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम अपने इस 100 साला जश्न के मौके पर इस संकल्प को फिर से दोहराते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ठीक उसी तरह से जो उनके बुजुर्गों ने, उनके नेताओं ने, उनके इतिहासकारों ने उनके लिए कहा है, जो मार्ग दिखाया है, जो रास्ता दिखाया है, हम उस पर चलेंगे। तो मुझे बर्तन जी की एक बात याद आ रही है। गला बहुत खराब है, लगातार दिल्ली से मुझे तो अलवर और जयपुर के अंदर होना था इन कार्यक्रमों के लिए, लेकिन कहा इधर क्या तो स्टे कराई। तो मैं बर्तन जी को उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए गई, काफी पुरानी बात है। तो अब उनको ले गया चित्तौड़ तक, खंडवा। चित्तौड़ जिला जो है वो आधा मध्य प्रदेश में, आधा राजस्थान में। तो वहां पे सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है। तो वर्धन जी मेरे को ऐसे मध्य प्रदेश की बातें करने लगे, बातें करते करते बता रहे थे कि निशा तुझे पता है वहां पे एक तो हमारा बादशाह जीता था। मैं अभी लखनपाल जी
चुनावी प्रक्रिया की तरफ आ रही हूँ, तो मैंने कहा अच्छा। बोले, मैंने उससे पूछा कि यहाँ पार्टी का बहुत सारा काम नहीं है, फिर भी तुम कैसे जीत गए? तो उसने कहा, सच बात बताऊं कि मैं लोगों के बीच में जाता, जहाँ झुंड सुन बैठा हुआ है, वो अपनी कहानी, अपने दुखों को लेके रोते, जितनी जोर से वो रोते उतनी जोर से मैं रोता, वो रोते मैं रोता। तो बोले, मेरे रोने का असर इतना हुआ कि जब चुनाव आए मैं खड़ा हो गया और मैं जीत गया। इस कहानी का, इस बात का जो मर्म है वो ये है कि आप लोगों के दुख तकलीफ और दर्द के साथ खड़े होइए। आगे का रास्ता, असेंबली तक का रास्ता जनता अपने आप आपको दिखा देगी। आप उनकी तकलीफों को साझा कीजिए। तो साथियों, हमारे साथी विचलित हो रहे हैं, भारत की व्याकुल जनता है, तो मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी और साथी वक्ता होंगे, तो मैं इसी के साथ आज के इस जश्न को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को और की नींव को और मजबूत करने के लिए आप सबको इस आह्वान के साथ कि एक मार्च विधानसभा की तरफ भी कीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। और हमारी बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं, उन्होंने वादा किया है कि वो असेंबली की तरफ जरूर जाएंगी, तो वो रास्ते, वो दरवाजे भी खुलेंगे। और अपने संघर्षों को और पैना कीजिए, कंफर्टेबल जोन से थोड़ा बाहर निकलिए। हमको निकलना ही होगा, वरना वो हुकूमतें आपको जीने नहीं देंगी। हाकिम फन की तरह ऐसे अपना नाक की तरह अपना फन फैलाए बैठा है, तो इसलिए उसको मुंह तोड़ जवाब देने का समय इससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। वो तो रोज आपको एक आध मुद्दा दिए रहते हैं, तो इसलिए हमको बोलना भी है, मुंह खोलना भी है, लड़ना भी है, अपने संघर्षों को तीखा और पैना भी करना है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।